Assalamu alaikum everyone. Here is your tutor Zubair Saleem, and we are going to solve Spring 21 past paper on and it is a question on ratios guys. 17 marks. बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छी सेंस डेवलप करेगा कि किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी डिफरेंट रेशियोज पर. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस जी. सबसे पहला काम क्या करना होता है हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देखनी होती है. सर व्हाट इज रिक्वायरमेंट? कह रहा है जी स्टेट द इफेक्ट. आपने इफेक्ट्स बताने हैं. किस चीज़ के इफेक्ट्स बताने हैं? इंक्रीज बताना है, डिक्रीज बताना है या नो इफेक्ट लिखना है. यानी कि आपने ये इम्पैक्ट बताने हैं ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट. इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे फॉर्मेट गिवन है हम इसी तरह का एक बॉक्स अलहदा से बना लेंगे और हमने हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट बताना है. ग्रॉस प्रॉफिट पे पहली ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट है, दूसरी ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट है, इसी तरह तीसरी का. इन द सेम वे पहली ट्रांजैक्शन का नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, करंट रेशियोज पे, स्टॉक टर्नओवर पे, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स क्विक रेशियो पे क्या इम्पैक्ट है. तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बतानी है. तो एक अच्छा क्वेश्चन. 17 मार्क्स. हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ इजी मार्क्स अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब हम लोगों ने करना क्या. कंपनी लिमिटेड Epivac Limited is considering to take some of the following measures during the last week of the year ended 31st March 21 in order to show better financial performance. वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये करना चाह रहे हैं और वो आपसे वो इम्पैक्ट पूछ रहे हैं. तो पहली चीज़ क्या है जी? पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल अ 5% डिस्काउंट. अब इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक ओवरड्रॉन से आप एक सप्लायर का बैलेंस पे करेंगे टू गेट डिस्काउंट. डबल एंट्री क्या होती है इसकी बच्चों? इसकी डबल एंट्री बनती है, आप लोगों ने डबल एंट्री बनानी है. डेबिट करना है आप लोगों ने पेबल्स, यानी कि क्रेडिटर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे. बिल्कुल ठीक बात है. कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं. अमाउंट अज्यूम्ड अमाउंट है 100. क्रेडिट करना है आप लोगों ने बैंक ओवरड्रॉन, यानी क्योंकि पैसा आप बैंक ओवरड्रॉन से ड्रॉ करेंगे, यानी बैंक से ओवरड्रॉन लेके ओवरड्रॉ करके, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है और आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. ये एक फ़ायदा हो जाएगा. तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आप क्रेडिट कर लेंगे. कितनी अमाउंट का डिस्काउंट रिसीव होगा ये लिखा उसने. 5% डिस्काउंट मिलेगा. तो 100 का 5% ऑब्वियसली इट विल बी एग्जैक्टली 5. सर ये एक ट्रांजैक्शन है जो कि वो करने का सोच रहे हैं और आपसे रेशियोज का इम्पैक्ट पूछ रहे हैं. अब बच्चों ज़रा थोड़ा समझो. पेबल मेरी करंट लायबिलिटी है, तो मेरी करंट लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट गया है. मेरी करंट लायबिलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट गया है? मेरी करंट लायबिलिटीज़ 100 से रिड्यूस हुई हैं क्योंकि पेबल कम हो रहा है. मेरा बैंक ओवरड्रॉन भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 95 से बढ़ गई. इसका मतलब है नेट इफेक्ट करंट लायबिलिटीज़ पे ये है कि मेरी करंट लायबिलिटीज़ 5 से रिड्यूस हो रही हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से. ओके. ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये P&L में जाके इनकम बन जाता है, अदर इनकम का पार्ट. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि अदर इनकम का पार्ट बनता है. सो व्हाट डज इट मीन? सर सेल्स सबसे पहले, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल आपने माइनस करना है. ऐसा ही है. आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट में आपने अदर इनकम ऐड कर देनी है. अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ रही है अदर इनकम, दिस इज योर अदर इनकम जो P&L में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगी. ये बात इंपॉर्टेंट होगी. और ग्रॉस प्रॉफिट में ये अदर इनकम है, रिसीव्ड है, क्रेडिट की अमाउंट है, प्रॉफिट को बढ़ाएगी. क्रेडिट की चीज़ प्रॉफिट को बढ़ाती है, डेबिट की चीज़ प्रॉफिट को कम करती है. ओके सर. तो व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट? सर जब अदर इनकम बढ़ेगी जीपी के बाद, जीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा. ओके सर. इम्पैक्ट बताएं सर. सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे, क्योंकि इसमें से कोई ट्रांजैक्शन ना सेल्स को अफेक्ट कर रही है, ना कॉस्ट ऑफ सेल को, ना जीपी को, क्योंकि जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स होती हैं, तो क्योंकि कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए वी विल से कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट. ओके सर. व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट पे अभी तो बात की हमने. नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा इस डिस्काउंट रिसीव की वजह से, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स होती हैं.
उससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके सर, इस तरह सोचना है, बिल्कुल इसी तरह सोचना है। ओके सर, व्हाट अबाउट करंट रेशो? करंट रेशो का फॉर्मूला सोचें। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। डिनोमिनेटर जो होता है, अब जरा और करो, इस रेशो में देखिए, हमारी इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं। तो मुझे बताएं ओवरऑल इस रेशो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी इस फॉर्मूले में जो नीचे चीज़ लिखी होती है जिसे हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, नीचे जो चीज़ लिखी होती है, ये ओवरऑल जो रिजल्ट आना है आपका उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। इसका मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी कम होगी तो रेशो बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी कम होगी तो रेशो बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी यानी ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होने का मतलब है रेशो का आंसर कम आएगा। ओके सर, अब क्या हो रहा है? करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं 5 से, नेट इफेक्ट। इसका मतलब है लायबिलिटीज कम होंगी तो आपका जो करंट रेशो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये देखें ज़रा, इंक्रीज। ओके, इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगी जी। स्टॉक टर्नओवर, अगली रेशो स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर टाइम्स में है, टाइम्स में फॉर्मूला होता है बच्चों, सेल्स आप लेते हैं, क्या ख्याल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल लेते हैं, सोचें ज़रा। बिल्कुल ठीक सर, आप लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल और डिवाइडेड बाय कर देते हैं इन्वेंट्री से। सर ये टाइम्स में रेशो ये आनी है सर, टाइम्स में रेशो ये आनी है। डेज में होती तो इन्वेंट्री ऊपर होती है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 365। सर इस रेशो में क्या हमने इन्वेंट्री को छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं। इस पूरी ट्रांजैक्शन में देखो इन्वेंट्री कहीं भी नहीं है, तो मेरी इन्वेंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब इस रेशो में ना डिनोमिनेटर पे इम्पैक्ट आ रहा है ना न्यूमरेटर पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे? नो इफेक्ट। ये लें सर। ओके सर, ये तो इजी है, बिल्कुल ठीक है, अगर समझ आ रही है तो बहुत इजी है। ओके सर, व्हाट अबाउट रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स? रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स आपने लेने हैं डिवाइडेड बाय नेट नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। ये लें सर। अब मुझे बताएं कि नेट प्रॉफिट बढ़ा? यस सर, बढ़ा बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा है हमारा। कैसे? सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड आपने अभी तो बताया था इनकम में जाना है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा तो सेम रहा, लेकिन नेट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब ये ऐड होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट बढ़ने से ये रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं इस ट्रांजैक्शन का, तो ये चीज़ सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। क्विक रेशो, क्विक रेशो क्या होती है मेरे बच्चों? क्विक रेशो होती है करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, और अगर कोई प्री पेमेंट हो तो वो भी माइनस हो जाती है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखें पूरी ट्रांजैक्शन में करंट एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ना आपके करंट एसेट्स चेंज हुए ना आपकी इन्वेंट्री चेंज हुई। ओके सर, तो करंट लायबिलिटीज तो कम हुई हैं सर, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो रेशो बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि क्विक रेशो विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि ओवरऑल लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज में कमी आई है थोड़ी सी ड्यू टू डिस्काउंट। फेयर इनफ सर, दैट्स इट, बिल्कुल जी यही काम करना है आप लोगों ने, देख लें जरा। ओके सर, फेयर इनफ। आगे क्या करना है सर हम लोगों ने? अब देख लेते हैं सर आगे क्या करना है हम लोगों ने। दूसरी ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन है सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसी इन्वेंट्री जो कि यार बिक नहीं रही, मतलब हमने रखी हुई है, अब उसको बेचने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो अब क्योंकि बेचने में टाइम लग रहा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेचने में? अगर टाइम लग रहा है तो सर बिक नहीं रही, बिक ही नहीं रही, तो बेचने थी किसी ने, हमने कहा यार कॉस्ट पे बेचो, 50 की खरीदी थी 50 की बेच दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इजी नहीं लेना आप लोगों ने।
अब देखा जाए तो इसका मतलब है आपने इस पे कोई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने इसके ऊपर कोई नेट प्रॉफिट पर नहीं कमाया। तो ये ज़रा बात इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ ताकि ज़रा क्लैरिटी आए कि हो क्या रहा है। देखें, अगर मेरी बिजनेस में सेल्स थी, पहले मेरे बिजनेस में सेल्स थी 20 की, मैं वैल्यूज़ खुद से ज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, ताकि इसका तरीका क्या होता है, आप एक वैल्यूज़ ज्यूम करें, फिर ये वाली ट्रांजैक्शन को उन वैल्यूज़ में इनकॉर्पोरेट करके नई रेशियोज कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट द इम्पैक्ट। ओके सर, सेल्स 20 थी, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी थी 15, मैं वैल्यूज़ खुद से ज्यूम कर रहा हूँ, तो सर आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 50, 15, 5, 15, 5, ओके 5, जी बिल्कुल 5 सर, सही कह रहे हैं आप लोग। इसके एक्सपेंसेस हैं 1, सपोज कर रहा हूँ मैं वैल्यू, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 4। सर हम वैल्यू अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, बिल्कुल सर, मैंने भी अपनी मर्जी से ली है। अब क्या हुआ, मैंने कोई भी एक वैल्यू ज्यूम करें, सपोज करें हमने 5 रुपए की इन्वेंट्री जो खरीदी थी 5 रुपए की ही बेच दी, 5 रुपए की बेची थी, 5 रुपए की खरीद ली। अब ना गाइज, एक्चुअली जब आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो 2 डबल एंट्रीज पास होती हैं, ये बात याद रख लेना। अच्छा, पहली डबल एंट्री पास होती है कि आप डबल एंट्री पास करते हैं, डेबिट कैश करते हैं या डेटर, और क्रेडिट करते हैं आप लोग सेल्स, ये लें जी, ठीक हो गया। 5 रुपए की बेची है आप लोगों ने, अब थी भी 5 रुपए की, तो दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप इन्वेंट्री को बुक्स में से निकाल देते हैं और उसे कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते हैं। तो क्रेडिट आप लोगों ने करना होता है इन्वेंट्री, जब भी आप सेल करते हैं तो ये 2 इम्पैक्ट आते हैं आपकी फाइनेंशियल्स पे, लें जी, और डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल कर देना होता है। कितने से, जितनी कॉस्ट है कॉस्ट से। ये एंट्री पास होती है सेलिंग प्राइस से, ये एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स से, या NRV, विच एवर इज लोअर, क्योंकि हम लोअर पे लिख रहे होते हैं। ओके सर, यहाँ पे तो जितनी कॉस्ट थी उतने का बेचा हमने, इसका मतलब है ये डबल एंट्री बनेगी, बिल्कुल सर यही बनेगी। इतनी बात तो समझ आ रही है ना बच्चों, वैल्यूज मैंने ज्यूम की। अब मैं इसका इम्पैक्ट लेके जाने लगा हूँ, पहले इनकम स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट ले जाता हूँ। सेल्स 5 रुपए से बढ़ गई, ये लें। अब होगा क्या, मेरी सेल्स हो गई हैं 25 की, वो सर कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई, ये लें, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई 5 से। जो चीज़ें सेल्स में चली जाती हैं उनकी कॉस्ट, उन गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि सेल्स बुक कर ली है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी पड़ेगी, मतलब आप इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। ओके सर, अब क्या करें सर, बड़ा आसान सा काम है, बहुत आसान काम है। क्या काम है सर, अब आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 20 है, लें जी। आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, अभी भी 5 रुपए का, क्योंकि आपने प्रॉफिट पे तो चीज़ बेची नहीं, जितने की थी उतने की बेच दी, तो प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना। ओके जी, एक्सपेंसेस आपकी 1 आ गई और आपका प्रॉफिट अभी भी 4 है। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके देखें कि पहले क्या थी और अब क्या है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके सर, कैलकुलेट कर लें ज़रा, बाकी भी इम्पैक्ट बताने हैं आपने। ओके सर, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर आपको इम्पैक्ट। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, ये हमारे सामने अब एक टास्क है, तो बड़ा आसान सा काम है गाइस। अब मेरे भाइयों रेशो कैलकुलेट करें, ग्रॉस प्रॉफिट देखें पहले कितनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट पहले कितना था, यानी इस ट्रांजैक्शन से पहले 5 डिवाइडेड बाय 20, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 मेरे हिसाब से बनता है 25%। आप कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट कर लेना। ग्रॉस प्रॉफिट पहले इतना था, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है यार, ग्रॉस प्रॉफिट तो सेम है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने जो सेल ट्रांजैक्शन की है उस पर प्रॉफिट तो कमाया नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका उतना ही है, डिवाइडेड बाय सेल्स खाम खा से बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 5 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो ये आ जाएगी 20%। तो इस ट्रांजैक्शन का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे ये इम्पैक्ट है कि इट विल डिक्रीज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ है सर, हमने तो प्रॉफिट कमाया नहीं इस पे। एग्जैक्टली इसका मतलब है जिन चीज़ों पे आप पहले प्रॉफिट कमा रहे थे, इस चीज़ पे ना कमाने की वजह से ओवरऑल जो आपकी एवरेज बन गई है, परसेंटेज बन गई है, वो कम हो गई। ये हुआ है सर, ओ ये हुआ है जी सर, एग्जैक्टली यही हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 25% कमा रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट, अब आपने चीज़ें 20% मार्जिन पे बेच दी हैं, कमाया है लेकिन 20% पे, तो आपकी एवरेज तो डाउन होगी ना।
तो इसका मतलब है जीपी कम होगा अगर आप कम कमाएंगे। अच्छा, अगर सर मैं 25% नॉर्मली कमाता हूँ, नॉर्मल मार्जिन है मेरा, मेरा जीपी परसेंटेज 25% चल रही है और मैं 26% पे 27% पे कुछ चीज़ें बेच दूंगा, ऑब्वियसली यार आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगी। समझ आ गई, गुड, बड़ी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी पहले 4/20 था, 20% बनता है, अब वही 4 है लेकिन डिवाइडेड बाय 25 होगा तो रेशो कम हो जाएगी। इट मीन्स कि ये रेशोज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इसकी वजह से और नेट प्रॉफिट परसेंटेज इसकी वजह से क्या होंगी सर? डिक्रीज होंगी। दोनों की दोनों रेशोज डिक्रीज होने वाली हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ सर, डिक्रीज। ये टेबल आपने दोबारा बना के इसी तरह फिल करना था। ओके सर, ये भी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। फाइन सर, समझ आ गई है सर, आगे बढ़े सर। ओके, याद रख लिए बात, कॉस्ट पे बेची है, कुछ नहीं कमाया, फिर भी जीपी नेट प्रॉफिट कम। जो मार्जिन नॉर्मल है उनसे कम पे बेचते फिर भी कम। अच्छा, उनसे नॉर्मल मार्जिन से ज्यादा पे बेच देते, ऑब्वियसली जीपी और नेट प्रॉफिट्स बेहतर होने थे। ओके सर, फाइन, ठीक है सर, आगे बढ़ें सर। करंट रेशो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े आराम से समझनी है जरा। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है मेरे बच्चों। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, सर ये होता है सर। अब करंट रेशो में यही फॉर्मूला होता है सर, एक तरफ इन्वेंट्री कम हुई, दूसरी तरफ कैश बढ़ गया। दो एंट्रीज हैं, बार बार बोल रहा हूं सर। खुद सोचो जरा, इन्वेंट्री आपके करंट एसेट्स में 5 रुपए का कैश आया लेकिन 5 रुपए की इन्वेंट्री चली गई, तो आपके करंट एसेट्स तो सेम है। ये वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट में चला गया, ये सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में चली गई है। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट सेम है, करंट लायबिलिटीज भी सेम है, उस पर तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ही कोई नहीं। इसका मतलब है करंट एसेट्स भी वही, करंट लायबिलिटीज भी वही। इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान करंट एसेट्स पे, सॉरी करंट रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट सर। ये ले सर, नो इफेक्ट। ओके, फेयर इनफ। आगे क्या करना है हम लोगों ने, प्लीज ये बात समझें जरा। आगे सर, अब है स्टॉक टर्नओवर। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, स्टॉक टर्नओवर। अब स्टॉक टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम्स में, टाइम्स में, टाइम्स में। तो सर ये बनता है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर लेते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री आप लेते हैं। अब मजेदार काम हो गया, बहुत मजेदार काम हुआ है। इन्वेंट्री आपकी कम हुई इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ये लें, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी बढ़ गई। अब मुझे बताएं इम्पैक्ट क्या होगा सर? डिनोमिनेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब है ये अगर कम हुई है तो आपकी रेशो बढ़ गई होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ऊपर वाली चीज बढ़ गई है तो रेशो बढ़ेगी, ऊपर वाली चीज कम हुई है तो रेशो कम होगी। तो सर ये लें सर, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि स्टॉक टर्नओवर दोनों की दोनों इस ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं स्टॉक टर्नओवर इंक्रीज। ओके सर। सर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, सर देखें ज़रा, प्रॉफिट तो आपका सेम रहा है। ये रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऊपर लेते हैं प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। देखें प्रॉफिट्स तो आपके सेम रहे हैं, जो अमाउंट पहले थी वही पहले है, अब है। नॉन करंट एसेट्स भी सेम रहे हैं, नॉन करंट एसेट ना बेचे ना खरीदे इस ट्रांजैक्शन में। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट भी सेम, नॉन करंट एसेट्स भी सेम, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, नो इफेक्ट। सर क्विक रेशो, सर क्विक रेशो सोच के बच्चों, सोच के इंटरेस्टिंग काम होने लगा है। ओके सर, क्या इंटरेस्टिंग होने लगा है बताएं जरा। सर क्या रेशो होती है सर? देखिएगा जरा, करंट रेशो में करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय माइनस करंट लायबिल, सॉरी इन्वेंट्री, और अगर कोई प्री पेमेंट हो तो वो भी माइनस होती है, ये लें जी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्टिंग काम होने लगा है। सर लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं, देखें पूरी ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी नहीं है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सेम रहेगी। लेकिन पहले इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री कम होगी तो ये जो रेशो, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये क्या आएगी प्लीज बताएं जरा। इन्वेंट्री कम हो रही है और आपका जो इन्वेंट्री कम होने की वजह से ये जो कैश है ये बढ़ रहा है। सर कैश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर?
इसका मतलब ये है, दो वैल्यूज एज्यूम करके समझा दें सर, समझ नहीं आ रही, बड़ा आसान सा काम है यार। सपोज करें कि आपके करंट एसेट्स थे 300 के, और इन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री थी 200 की, आपके रिसीवेबल्स थे और कैश था 80 और 20 का। ये लें सर, ये रेशो थे। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी थी सर? करंट लाइबिलिटीज़ आपकी थी, कोई भी अमाउंट ले लो, 300 ले लेते हैं, चलें जी, करंट लाइबिलिटीज़ भी 300 की। सर क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट होती है सर? क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट होती है? तो बड़ा आसान सा फार्मूला सर। क्विक रेशो कैलकुलेट होती है कि आप टोटल एसेट्स लेते हैं, ये टोटल एसेट्स 300 है, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं। तो जब इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो आपके करंट एसेट्स आएंगे 100, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कर लेते हैं, तो ये रेशो आ रही है 0.33। ये ले, अब इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखते हैं। सर इससे इन्वेंट्री कम हुई है 5 रुपये से, क्योंकि आपने बेच दी है, और वही 5 रुपये कैश में जाके क्या हो गया है, ऐड हो गया। ये ले, यही हुआ है करंट एसेट्स पे इम्पैक्ट, बिल्कुल सर यही हुआ है। अब क्या हुआ सर, आपकी इन्वेंट्री आ रही है 195, ये लें जी, आपके रिसीवेबल्स अभी भी 80 हैं, और आपके जो कैश है दैट इज एग्जैक्टली 25, ये लें, और करंट लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं। अब जब आप रेशो कैलकुलेट करेंगे, यानी इस ट्रांजैक्शन के बाद जब आप रेशो कैलकुलेट करोगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी सर। क्या इंटरेस्टिंग कहानी होगी सर? सर ज़रा कैलकुलेट करके देख लें। सर ये आपके करंट एसेट्स आते हैं, यानी टोटल एसेट्स माइनस ये इन्वेंट्री, तो अब आपके ये टोटल एसेट्स ज़्यादा आएंगे। अब मुझे बताएं, 105 आ जाएंगे। जब 105 डिवाइडेड बाय 300 करोगे आप, 105 डिवाइडेड बाय 300 करोगे तो ये रेशो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। मज़ेदार एग्जाम्पल थी सर, सोचना है, बहुत तसल्ली से सोचना है। बिल्कुल ठीक है सर, इंक्रीज हो जाएगी सर, ये लें सर, इंक्रीज, फेयर इनफ सर, बिल्कुल ठीक है, हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। आगे चलते हैं सर, बिल्कुल सर आगे चलते हैं। ये ट्रांजैक्शन को ज़रा समझ लें कि किस तरह मैंने डील किया। ये आपके सामने ट्रांजैक्शन है सारी की सारी। नाउ सर व्हाट इज़ नेक्स्ट? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चों, रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने डेटर से को 10% डिस्काउंट दिया, हमने कहा यार डिस्काउंट ले लो और पैसे हमें जल्दी दे दो, और उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट के अगेंस्ट 90% पैसे दे दिए। 10% डिस्काउंट लिया, 90% पैसे मिले होंगे। वैल्यूज़ मैं अज्यूम करूंगा ताकि ज़रा ट्रांजैक्शन समझ सकें। इसका मतलब है डबल एंट्री बनेगी, डेबिट कैश, डेटर से पैसा आया, कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लो, 90 कर लेते हैं, ये लें। ओके जी, डेबिट आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, ये आपका एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस आपने लेके जाना होता है अदर एक्सपेंसेस में, यानी सेल्स में नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में नो, ग्रॉस प्रॉफिट नो, उसके बाद अदर इनकम्स आती हैं और अदर एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, तो ये अदर एक्सपेंसेस में जाना होता है। तो अदर एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंस जाएगा तो नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लें जी 10, और ये रिसीवेबल्स 100 लें जी, तो ये मैंने 100 लिया, इसका 10% मुझे डिस्काउंट मिल गया, और इसका 90% मुझे कैश मिल गया। ये लें सर, सर ये ट्रांजैक्शन हुई है। ओके सर फाइन, क्या इम्पैक्ट आएगा सर? देखें, ये भी करंट एसेट्स हैं, ये भी करंट एसेट्स हैं, और ये एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है, एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस है। ओके सर फाइन, ठीक है, बताएं ज़रा करूं क्या सर? सर बड़ा आसान सा काम है, करके देखें सर। कैश 9 आपके करंट एसेट्स में चला जाएगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाता है, 90 जाएगा, लेकिन रिसीवेबल्स करंट एसेट्स में से कम हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके करंट एसेट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। ओके सर, और दूसरी तरफ एक्सपेंस जाके प्रॉफिट को कम कर देगा, नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है सर। ओके, याद रह जाएगा इम्पैक्ट समझ लग गया। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे। सर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई चीज़ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी में गई नहीं, इसका मतलब ये है कि इस पे नो इफेक्ट सर, नो इफेक्ट। ओके फेयर इनफ। आगे सर, नेट प्रॉफिट मार्जिन में सर ये आपका एक्सपेंस नेट प्रॉफिट को कम कर गया। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जब सेल्स होगा तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये रेशो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक सर, तो ये आप लिख देंगे इधर डिक्रीज, ये लें सर, डिक्रीज लिख दिया आप लोगों ने, फेयर इनफ सर।
आगे बताएं सर, आगे क्या है सर, आगे भी बता देते हैं आप लोगों को सर। आगे क्या है, आगे मेरे बच्चों करंट रेशो। सर करंट रेशो में जब आपके फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब मुझे एक बात बताएं, जब आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे तो ऊपर वाली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है, ऊपर वाली चीज कम होगी रेशो कम होगी, रेशो का आंसर कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी जो इम्पैक्ट आएगा दैट इज डिक्रीज करंट रेशो में। ओके, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है ऊपर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इस ट्रांजैक्शन में ना इन्वेंट्री का इफेक्ट है ना आपका कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इफेक्ट गया, तो इसका मतलब ये है कि नो इफेक्ट। ये लें सर, नो इफेक्ट पूरा लिखना है आप लोगों ने, उसने बोला हुआ है नो इफेक्ट लिखें, डिक्रीज लिखें, इंक्रीज लिखें, मैं नो लिख रहा हूँ। ओके सर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट सर आप खुद समझदार हैं सर। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये होता है फॉर्मूला? नहीं सर, ये तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स सर, नॉन करंट एसेट्स। ओके सर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स, यस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। क्या करें सर, दिस इज द क्वेश्चन। सर कुछ ना करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट आपका कम हुआ है इस डिस्काउंट देने की वजह से। जब नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये लें सर, ऊपर वाली चीज़ कम हुई तो रेशो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। फेयर इनफ सर। क्विक रेशो, क्विक रेशो का सोचना पड़ेगा आप लोगों को, क्विक रेशो का सोचना पड़ेगा। सर कैसे सोचें सर? सर क्विक रेशो होते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और प्री पेमेंट हो तो वो भी माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन में ये चीज़ कम हो रही है बच्चों। जब करंट एसेट्स कम होंगे तो ऊपर वाली चीज़ का आंसर कम आएगा, यहाँ पे आंसर कम हो जाएगा। जब आंसर कम होगा तो ये रेशो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आपके करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। ये देखें ना, करंट एसेट्स पे नेट इफेक्ट -10 था। फेयर इनफ सर। फोर्थ ट्रांजैक्शन समझें? बिल्कुल सर समझते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन उसको समझते हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बना के उसके अल्टीमेट इम्पैक्ट सोचें कि इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में कितना कैसे गया है, ताकि ज़रा आप लोगों को समझ आ सके कि हो क्या रहा है। फेयर इनफ सर। आगे सर, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे, एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे, एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे आप लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे आप लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स ज़्यादा उधार दे रहे हैं, 90 डेज का उधार देना शुरू कर दिया आपने। सो ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या है? ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स का मतलब ये है कि आप ज़्यादा उधार दे रहे हो, 90 डेज ज़्यादा उधार दे दिया, अब आपके रिसीवेबल्स ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। विच वुड इंक्रीज सेल्स, उससे सेल्स बढ़ेंगी सर, उससे सेल्स बढ़ेंगी सर, उससे सेल्स बढ़ेंगी। ओके सर, सेल्स बढ़ गई, आगे क्या होगा सर? लेकिन मार्जिन सेम रहेंगे, मार्जिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके सर, फेयर इनफ। तो अब इम्पैक्ट बताएं सर। सर इसकी क्या डबल एंट्री बन सकती है? सर डबल एंट्री तो सीधी सीधी सेल्स की है, बस आपने सिर्फ ये सोचना है कि अब हम लोगों ने सेल्स को बढ़ा ली है, ओवरऑल अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, मार्जिन हमने सेल्स सेम रखे हैं। ठीक हो गया सर। तो मुझे बताएं, जब वो कह रहा है कि मार्जिन सेम है, जब वो कह रहा है कि मार्जिन सेम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स की होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और फाइनली फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। यही होता है सर, बिल्कुल सर यही होता है। ओके, सेल्स अगर आप लोग कर रहे थे 300 की और कॉस्ट ऑफ सेल थी आपकी 150 और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 150, एक्सपेंसेस आपके मर्जी के हैं, जो रखने रख लो, चलें 50 रख लेते हैं, ये लें सर 50 रख लेते हैं, ये 50, और आपका नेट प्रॉफिट था 100, ये हुआ था सर। अब आपने एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे क्या कर ली हैं, सेल्स बढ़ा ली हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग मार्जिन्स पे सेल्स बढ़ा ली हैं तो क्या होगा सर? पहले मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 150 डिवाइडेड बाय 300 जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है जीपी ओवर सेल्स। ये लें सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का। ओके सर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का अगर फॉर्मूला होता है जीपी ओवर सेल्स, तो अब आगे क्या करें सर, प्लीज बताएं आगे क्या करें, दैट्स अ क्वेश्चन।
आगे क्या करना है हम लोगों ने? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये करें। क्या करें सर? सर बताएं, सर बताएं बताएं बताएं, क्या करें सर? कुछ ना करें सर, आप रेशो कैलकुलेट करें। 150 डिवाइडेड बाय 300, 50% मार्जिन है ये, नहीं 50% मार्जिन पे कोई सी भी अमाउंट सेल्स बढ़ा लें, डबल कर लेते हैं सेल्स। आपकी डबल होगी सेल्स 600, कॉस्ट ऑफ सेल भी डबल हो जाएगी। ये लें 300, आपके मार्जिन वही मेंटेन रखा है बच्चों। ये लें 300 का मार्जिन है सर। ये इन्फॉर्मेशन है सर। अब क्या करें सर? अब आपके पास एक्सपेंसेस तो वही आएंगे, एक्सपेंसेस का तो कोई रोला नहीं। आपने सेल्स बढ़ाई है सिर्फ क्रेडिट टर्म्स बढ़ा के, कोई एक्सपेंस नहीं करके। उसने ये नहीं कहा एडवर्टाइज करके आपने एक्सपेंस बना लिया। तो एडवर्टाइज करके अगर मैं सेल्स बढ़ाता तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाता। बात समझ लगी? इसका मतलब क्या है सर? एक्सपेंसेस तो वही है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो प्रॉफिट है 300 डिवाइडेड बाय 50, इट विल बी एग्जैक्टली 250। ये 250 का प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो सेम है अभी भी, क्योंकि एग्जैक्टली पहले भी 50% था, अभी भी 50% है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज आप निकालें तो आपको बड़ा मजेदार कहानी बनेगी। नेट प्रॉफिट 100 डिवाइडेड बाय 300 था पहले, तो ये बन रहा है 33.3%। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज इन सेल्स, सिर्फ उधार ज्यादा देने की वजह से, लंबा उधार देने की वजह से, अब क्या हुआ है सर? सर अब आपकी 250 डिवाइडेड बाय हो गई है 600। तो देख लें सर, ये ऑलमोस्ट 40 समथिंग बन रही है, 37 समथिंग, खुद से देख सकते हैं आप। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेशो इंक्रीज हो गई है। तो सर इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ ये इंक्रीज कर गया सर। ये लें सर, इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। ओके आगे सर, करंट रेशो। सर करंट रेशो में क्या होगा सर? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होती हैं बच्चों। जब आपने उधार सेल्स करना शुरू कर दी हैं तो डेटर का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डेटर बढ़ा रहे हैं 90 डेज की क्रेडिट टर्म्स देके। अब आपके डेटर्स तो बढ़ गए हैं, ज्यादा डेटर्स पड़े होंगे आपकी बुक्स में। आप पहले कम उधार देते थे, पैसे आते रहते थे, डेटर कम होता रहता था। अब लंबा उधार दे दिए तो डेटर इंक्रीज किए हैं, डेटर इंक्रीज किए हैं तो करंट एसेट्स इंक्रीज किए हैं। तो सर क्या इम्पैक्ट आएगा सर, प्लीज बता दें। सर आप सही कह रहे हैं, इंक्रीज हो जाएंगी सर। ये लें आपकी करंट रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ये लें सर, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है सर, ये देखें कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। जब सेल्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेंगी। सर सेल्स बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, तो जब न्यूमरेटर बढ़ गया सर क्या होगा सर? प्लीज बताएं जरा। सर स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बढ़ जाएगी सर, सही कह रहे हैं आप। ओके सर, इसका मतलब ये है कि सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? फॉर्मूला लिख लो रेशो का, ऊपर से देखो कि किस चीज पे क्या इंपैक्ट किया है, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट सोचो, और फिर रेशो को तसल्ली से कंक्लूड करो। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया, आप करेंगे तो आपसे पहली दफा ठीक नहीं होना, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को एक दफा कर लेना। ओके सर, डन है सर। रेशोज कंफर्म है, कंफर्म आएगा पेपर में। रेशोज के बगैर पेपर बन जाए पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर, फेयर इनफ। आगे जी, आगे क्या है सर? आगे है मेरे भाई रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट्स। हाँ जी, नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं आप लोगों के, तो नॉन करेंट एसेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करेंट एसेट्स। ये लें, तो जब नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज हो जाएगा सर। ये लें, क्विक रेशो में आप लोगों को पता है रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं तो करंट एसेट्स बढ़ गए हैं आप लोगों के, और जब करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अलावा, क्योंकि इन्वेंट्री का उल्टा इफेक्ट होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा भी, तो प्लीज जरा वो सोच समझ के, तो ये इंक्रीज हो जाएगा सर। सर व्हाट डज इट मीन? क्विक के ऊपर इन्वेंट्री का अपोजिट इफेक्ट होता है सर। इन्वेंट्री बढ़ेगी तो इन्वेंट्री ने माइनस होना होता है न्यूमरेटर में से, तो वो डिनोमिनेटर की तरह बिहेव करता है। यानी जो चीज करंट रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री माइनस ज्यादा होगी तो ओवरऑल ये ज्यादा होने का मतलब है आपका न्यूमरेटर का आंसर कम आएगा, तो ये उल्टा बिहेव कर रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है ये। अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेशो कम होगी, इन्वेंट्री कम होगी तो रेशो बढ़ जाएगी। ओके सर, फेयर इनफ, बात तो समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट सर, अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, डिस्पोज्ड सम नॉन करंट एसेट एट गेन। आपने एक नॉन करंट एसेट बेच दिया है।
सर आप एक नॉन करंट एसेट बेच चुके हैं। सर ओके सर, नॉन करंट एसेट की बेचने की एंट्री क्या है सर? एट गेन बेचा है। तो सर डबल एंट्री होती है मेरे बच्चों, डेबिट करना होता है आप लोगों ने कैश को। एसेट बेचने से जो कैश आया, कोई भी अमाउंट ज्यूम कर सकते हैं आप, क्रेडिट करना है आप लोगों ने नॉन करंट एसेट्स को, ये लें। और क्रेडिट करना है आप लोगों ने गेन को, ये लें सर, ये गेन। सर ये गेन आपके सपोज करो 20 है, ये मैं वैल्यूज खुद ही से अज्यूम कर रहा हूँ, ये 300 है और ये 320 है, ये लें। सर आपके गेन ने अदर इनकम में जाना, ये सेल्स में नहीं जाता। एसेट को बेचने से सेल्स नहीं होती, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरेज में हमने पढ़ा था ना कि बेचता नॉन करंट एसेट है और बुक सेल कर लेता है। ये कॉमन मिस्टेक है, सेल्स में नहीं जाना, सेल्स नहीं है ये गेन सेल्स नहीं है, एसेट को बेच के जो पैसा है वो सेल्स नहीं है। तो सर फिर क्या करें? सेल्स के पे कोई इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में भी कुछ नहीं है। तो ये तो आपकी अदर इनकम है, और ये आपको पता है रेवेन्यू में कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ नहीं, जीपी के बाद अदर इनकम आती है। तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट इससे बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि इसने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया, नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया, ये लें सर। दूसरी तरफ करंट एसेट्स में कैश 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 इंक्रीज कर गया, ये लें। और मेरे नॉन करंट एसेट्स कम हुए हैं सर, ये काम 3 काम हुए हैं, ठीक है। ओके सर, ग्रॉस प्रॉफिट पे सर नो इफेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके सर, कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं है सर। सर ग्रॉस प्रॉफिट नो इफेक्ट। नेट प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो नेट प्रॉफिट हमने अभी प्रूव किया बढ़ गया है, तो सर ये इंक्रीज हो जाएगा सर, ये एरो अपवर्ड मतलब इंक्रीज हो जाएगा। आप इंक्रीज ये लिखेंगे जो उसने बोला हो, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट बढ़ गया सर। करंट रेशो, करंट रेशो में ये देखें करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इंक्रीज हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। सर स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो सर आपकी करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं सर, करंट एसेट्स कैश बढ़ रहा है, इन्वेंट्री तो नहीं ना इम्पैक्ट हो रही, कॉस्ट ऑफ सेल पे भी कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नो इफेक्ट है सर। ओके, सो व्हाट अबाउट अदर सर? रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, खुद सोचें सर। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट। नेट प्रॉफिट बढ़ गया, नॉन करंट एसेट्स कम हो गए, तो डबल मतलब ये तो अच्छा फैक्ट हो गया कि ये बढ़ रहा है तो इससे भी रेशो बढ़ेगी, ये कम हो रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, इससे भी बढ़ेगी, तो आपकी ये रेशो इंक्रीज होगी, ये लें सर, एरो अपवर्ड सर, इंक्रीज। ओके, क्विक रेशो सर, क्विक रेशो में देखिए ना, कैश आपके करंट एसेट्स बढ़े हैं, कैश बढ़ गया है, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये करंट एसेट्स कैश पोर्शन तो बढ़ गया है ना डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो गया होगा। कितना मजे का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 17 मार्क्स का क्वेश्चन गाइस। ऑब्वियसली रेशो इज गोइंग टू हेल्प यू टू पास द एग्जाम, रेशोज को आप ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे साथ ही आप लोगों ने कर लेने हैं, प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है हम लोगों ने। कोई एक दिन निकालो, सिर्फ और सिर्फ रेशोज के साथ एक दिन पूरा का पूरा गुजारो। पहले ये मेरी वीडियोस देखो, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराए हैं मैंने, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मैं ही बता दूंगा कि कौन से मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। अभी के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।